गुड मॉर्निंग। अब जो आज का वीडियो है वो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंपनी सेक्रेटरी के जो अलग अलग तरह के काम हैं, चाहे वो रेगुलर रूटीन नेचर के काम हो या इमरजेंट काम हो, आकस्मिक तरह के किए जाने वाले कार्य हो, उन सब को करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर दिया गया है इन सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स में। अब ये जो स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी कि ICSI। इस इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरीज ने ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर तैयार किया गया है और इन्हें ही हम कहते हैं सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। इस नियम संहिता या जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है के प्रत्येक तत्व को सचिवीय मानक कहते हैं। इस नियम संहिता में बताया गया है कि सचिव अपने विशिष्ट कार्यों की पूर्ति कैसे करेगा, उन कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कौन सी कार्य पद्धति का वो उपयोग करेगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने ICSI के द्वारा तैयार की गई सचिवीय मानक पद्धति को मान्यता दी है और कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2013 कंपनीज एक्ट के सेक्शन 118(10) के अनुसार प्रत्येक कंपनी संचालक को निम्न मानकों का पालन करने के स्पष्ट आदेश दे दिए गए हैं। अब ये मानक कौन से हैं? तो ये है SS1 जो है संचालक मंडल की सभा के मानक, और दूसरा है SS2 जो है साधारण सभा के मानक। तो SS1 मतलब कि स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू डायरेक्टर्स मीटिंग्स और SS2 है स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू जो जनरल मीटिंग है, साधारण सभा। अब हम जो SS1 है उसके क्या पॉइंट्स है ये पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए SS1 में इन पॉइंट्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। संचालक मंडल की सभा में बोलने का अधिकार, सभा की सूचना। हम लोग पहले भी सभा की सूचना के बारे में काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। जब डायरेक्टर्स मीटिंग्स या संचालक की सभाएं ये वीडियो अपलोड हुआ था, उस वीडियो में मीटिंग का कितना इम्पोर्टेंस है ये डिस्कस हुआ था, और अगर बिना सफिशिएंट नोटिस के मीटिंग कॉल की भी जाती है तो उस मीटिंग में लिए गए कोई भी डिसीजंस वैलिड नहीं होते हैं, यानी कि उसमें पारित किसी भी प्रस्ताव को मान्यता नहीं होगी। अब थर्ड पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। संचालक मंडल की सभा की पुनरावृत्ति। कितनी संचालक सभाएं होनी चाहिए? सभा के लिए सदस्य संख्या यानी कि गण पूर्ति या कोरम, सभा में उपस्थिति, संचालक मंडल की सभा का अध्यक्ष, संचालक की समिति की सभा का अध्यक्ष, परिसंचरण द्वारा प्रस्ताव स्वीकृति यानी कि सर्कुलर रेजोल्यूशन, सभा का कार्यवृत्त या विवरण और कार्यवृत्त पुस्तक का कथन। कार्यवृत्त या विवरण मतलब कि मिनट्स होते हैं। मिनट्स मतलब कि कंपनी के मीटिंग की डिटेल्ड एक्टिविटी होती है, स्टेप बाय स्टेप किसने क्या बोला, यहाँ से लेकर के कितने कौन से प्रस्ताव के लिए, कौन से रेजोल्यूशन के लिए कितने वोट्स फॉर में थे, कितने वोट्स अगेंस्ट थे, किस तरह से वोटिंग हुआ, ये सारी डिटेल्स जिसमें होती है उसे हम कहते हैं मिनट्स। और हर मीटिंग के मिनट बुक रखना ज़रूरी होता है। तो ये मीटिंग के मिनट बुक पर कंपनी सेक्रेटरी और मीटिंग का जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है, उनके साइन होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि SS2 या साधारण सभा के लिए कौन से सचिवीय मानक है। तो सभा में बोलने का अधिकार, सभा की सूचना, सभा की पुनरावृत्ति, सभा के लिए सदस्यों की उपस्थिति, संचालकों और अंकेक्षकों की उपस्थिति, सभा के अध्यक्ष, प्रतिनिधि या प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या होता है? प्रतिपुरुष या प्रतिनिधि, जो व्यक्ति स्वयं
सभा में आकर के अपना वोट नहीं दे सकते, वो अपने जगह पर प्रतिपुरुष या प्रॉक्सी को भेज देते हैं। तो ये प्रॉक्सी मीटिंग अटेंड करता है, लेकिन उसका काम सिर्फ मतदान करना है। वो मीटिंग में कहीं पर भी कुछ भी बोल नहीं सकता। इसके बाद है मतदान, इलेक्ट्रॉनिक मतदान। तो यहाँ पर आप फिर से देखेंगे कि पॉइंट नंबर 1 to 9 में जो जनरल मीटिंग बुलाने की प्रोसेस होती है, उसके बारे में स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं। उसके बाद है मतदान, पत्र द्वारा मतदान, पोलिंग, प्रतिवेदन या रिपोर्ट का वाचन। हर एनुअल जनरल मीटिंग की शुरुआत पिछले साल के रिपोर्ट रीडिंग से होती है। उपहार वितरण, सभा स्थगित करने के लिए, पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान, इतिवृत्त और वार्षिक साधारण सभा की रिपोर्ट। तो इस तरह से SS2 में जनरल मीटिंग से संबंधित सारे स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं, और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो बॉडी कॉरपोरेट्स होते हैं उनका कुछ ना कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। कंपनी जो काम करती है या कंपनी में जो काम कर रहे हैं वो व्यक्ति है। कंपनी जिनके लिए काम कर रही है उसके कस्टमर्स वो भी व्यक्ति है। और कंपनी में जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स हैं वो भी लोग होते हैं। और सभी लोग सोसाइटी का एक हिस्सा होते हैं, समाज का एक हिस्सा होते हैं। अब क्योंकि कंपनी अपने प्रॉफिट्स समाज से कमाती है, या कंपनी में काम करने वाला भी समाज का हिस्सा है, कंपनी जिसने तैयार की है वो भी एक समाज का हिस्सा है, कंपनी जिसके लिए काम कर रही है वो भी समाज का एक हिस्सा है। इसलिए कंपनी का ये दायित्व बनता है कि वो समाज को कुछ ना कुछ लौटाए। और ये जो एक कंपनी का दायित्व है, ये कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 135 में रिकग्नाइज किया गया है। और इसके अंतर्गत कंपनी के लिए एक CSR कमेटी का गठन करने का आदेश निकला है। हर कंपनी को, अब कौन सी कंपनियां हैं ये हम आगे बढ़ के देखेंगे, लेकिन कंपनी को एक CSR कमेटी बनानी है। और इस कमेटी में संचालक, कंपनी का संचालक मंडल कम से कम 3 संचालक, जिसमें कम से कम एक स्वतंत्र संचालक होगा, वो शामिल होंगे। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का वो गठन करेंगे। तो उस कमेटी में बाकी लोगों के अलावा कम से कम 3 डायरेक्टर्स होंगे, जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या स्वतंत्र संचालक होगा। अब किन कंपनीज को ये गठन करना ज़रूरी है CSR कमेटी? तो ऐसी कंपनी जिसका शुद्ध मूल्य 500 करोड़ या इससे अधिक हो, उनकी नेट वैल्यू 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, वह कंपनी जिसका वार्षिक विक्रय आवर्त 100 करोड़ या उससे अधिक हो। वार्षिक विक्रय आवर्त मतलब कि एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे अधिक हो। अथवा वह कंपनी जिसका शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे अधिक हो। अब इसमें करना क्या है ये इम्पोर्टेंट है। इन कंपनियों को पिछले 3 वर्षों का औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% CSR की क्रियाओं पर खर्च करना अनिवार्य होगा। यानी कि पिछले 3 वर्षों के एवरेज नेट प्रॉफिट का कम से कम 2% CSR एक्टिविटीज़ पर उन्हें खर्च करना होगा। और उसका स्पष्टीकरण देते हुए एक CSR रिपोर्ट भी बनानी पड़ेगी। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट है उसके कैलकुलेशन के लिए सेक्शन 198 के जो रूल्स है उनको फॉलो किया जाएगा। तो जो नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन है, हमने कहा कि पिछले 3 वर्षों के
औसत शुद्ध लाभ यानी कि एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 years, उसका कम से कम 2% CSR एक्टिविटीज़ पर खर्च होगा। तो ये जो नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा, ये कैसे होगा? ये सेक्शन 198 में जो रूल्स और रेगुलेशंस दिए हैं उसके हिसाब से होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि CSR एक्टिविटीज़ में कौन सी शामिल है। CSR एक्टिविटीज़ की जो लिस्ट है वो यहाँ पर दी है। ये देखिए, भूख और गरीबी उन्मूलन, शिक्षा का विस्तार, स्त्री पुरुष समानता को प्रोत्साहन एवं स्त्री सशक्तिकरण, मेन और वुमेन इनकी इक्वालिटी, शिशु मृत्यु दर कम करना, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को कम करना, मलेरिया एवं अन्य बीमारियां दूर करना, वातावरण का संरक्षण करना, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, रोजगार वृद्धि के लिए तकनीकों का विकास करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सामाजिक व्यवसाय से संबंधित प्रकल्प, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक एवं स्त्रियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड अथवा प्रांतीय सरकारों द्वारा स्थापित कोष में चंदा देना। तो कंपनी जो अपने CSR एक्टिविटीज़ पर खर्च करेगी वो इनमें से किसी कैटेगरी में वो काम होना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ एक्सेप्टेड है? निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु निश्चित राशि में कंपनियों द्वारा राजनीतिक पार्टियों को दिया गया चंदा शामिल नहीं किया जाएगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिया गया डोनेशन इंक्लूडेड नहीं है। इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात भारत में संचालित विदेशी कंपनियों पर भी उक्त प्रावधान लागू होंगे। तो ये रूल्स हर कंपनी पर है। अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो भारत में से ऑपरेट कर रही है तो उसके ऊपर भी ये लागू है। उक्त परिधि में आने वाले कंपनियों की सहायक कंपनियों पर भी ये लागू है। तो सब्सिडियरी कंपनीज पर भी, जो ऊपर हमने कंपनीज की बात की जिनके ऊपर CSR लागू है, अगर उनकी कोई सब्सिडियरीज है तो उस पर भी ये लागू है। इस धारा के अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपनी वित्तीय विवरण CSR को रिपोर्ट को वित्तीय विवरण के साथ CSR रिपोर्ट को संलग्न करना है, यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के साथ CSR रिपोर्ट भी होना ज़रूरी है। कंपनी अपने CSR गतिविधियों का प्रदर्शन अपने वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से करेगी। ये इम्पोर्टेंट है कि कंपनी के ने क्या CSR एक्टिविटीज़ ली है, इसका वेबसाइट पर वो सारे डिटेल्स देंगी। और इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।